हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू अन अकेडमी। मैं प्रियंका सिंह, योर लॉ एजुकेटर। अन अकेडमी लेकर आया है अपने सभी क्लैट पीजी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बिग ऑफर। अन अकेडमी पे अगर आप 30 जून से पहले क्लैट पीजी की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलता है 25% ऑफ। यू जस्ट नीड टू यूज द कोड PSING10 टू ग्रैब दिस ऑफर। 25% ऑफ में आप अपनी बहुत बड़ी सेविंग कर सकते हैं। So do enroll for the course before 30th June. Unacademy एक फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट लेकर आया है फॉर ऑल क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स। यस, इट इज कम्प्लीटली फ्री। आप इस मॉक टेस्ट में फ्री में एनरोल करवा सकते हैं और जो भी टॉप रैंकर्स होंगे उन्हें मिलेगा अप टू 90% तक का स्कॉलरशिप। तो 2 जुलाई के इस मॉक टेस्ट के लिए आज ही एनरोल करें। जस्ट यूज द कोड PSING10 और इस मॉक टेस्ट में फ्री में एनरोल करें to get the benefit of 90% scholarship on Unacademy। आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी क्लैट पीजी प्रियंका सिंह से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। क्लैट पीजी के एग्जाम में केस लॉस की जो इंपॉर्टेंस है वो इट इज अनडिस्क्राइबेबल। ये हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते बिकॉज जो क्लैट पीजी का एग्जाम पैटर्न है वो फुल्ली या फिर मोस्टली जजमेंट्स पर ही बेस होता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स रिलेटेड टू द बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ एक बहुत ही ह्यूज सब्जेक्ट है, एक ह्यूज कॉन्सेप्ट है। बिजनेस या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर किसी भी इकोनॉमी का एक बैकबोन होता है। जो फुल इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की वो कॉर्पोरेट सेक्टर पर ही डिपेंड होती है। और ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें इमेंसिव ग्रोथ होते रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड टाइम टू टाइम। इस सेक्टर में सभी इंडिविजुअल को बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मिलती है ग्रो करने के लिए। तो जहां पर ग्रोथ ज्यादा होती है प्रॉब्लम्स भी वहीं आते हैं। तो उनको सेटल करने के लिए जो भी डिसीजंस हैं वो सबसे ज्यादा मेजर डिसीजंस इसी एरियाज में लिए जाते हैं। तो डेवलपमेंट के साथ साथ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इस चीज की भी केयर करें, ध्यान रखें कि इससे रिलेटेड जितने भी लीगल और एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, लिटिगेशन है, मर्जर एक्विजिशन है, इंटरनल ट्रेड इश्यूज है, इन सबको हम प्रॉपरली रेगुलेट कर सके। तो जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो कंट्री की जो सिचुएशन है वो सेम नहीं है उस टाइम की जिस टाइम ये कंपनीज एक्ट या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट लॉज, जो भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉज है या कंपनीज एक्ट है जो बने थे। तो टाइम टू टाइम जैसे कि सोसाइटी चेंज हो रही है तो केस लॉज के थ्रू न्यू लेजिस्लेशन जो है, न्यू रेगुलेशन जो है वो बनते आ रहे हैं। इसीलिए कमर्शियल लॉ की जब हम बात करते हैं तो इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन जजमेंट्स के थ्रू न्यू चेंजेस हमारे कंपनीज सोसाइटीज में, कंपनीज एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो भी हमारा बिजनेस लॉ है उन सब में न्यू चेंजेस इन केस लॉज की वजह से ऐड होते गए। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट्स पर बात करेंगे जिनकी वजह से हमारे जो लॉज है उनमें न्यू डायमेंशन जो है वो ऐड हुए हैं। सबसे पहले केस की बात करें तो वो है सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। दिस इज अ वेरी फेमस केस इन आवर कंपनी लॉ। Aaron Salmon's business was organized into a company in 1892 with his wife, daughter, 4 sons and himself as a shareholder. 1892 में एरन सैलमन ने एक बिजनेस कंपनी बनाई with his wife, daughter, उसमें उनके 4 सन थे and he himself. Now मिस्टर सैलमन ने वो कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर होने के नाते उन्होंने कंपनी की सभी चीजें, शेयर जो भी थे उन्हें सेल कर दिया ऑन फॉर द वैल्यू ऑफ 39,000 और उन्होंने खुद 10,000 का डेप्ट रखा। नाउ एडमंड ब्रॉडरेट मिस्टर सैलोमन को उन्होंने पे किया 5,000 इन एडवांस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द डिवेंचर्स। डिवेंचर्स की सिक्योरिटी के बदले में इन्होंने मिस्टर सैलोमन को 5,000 रुपीज एडवांस में दी। Now soon after there was a drop in sales. जैसे ही डिवेंचर्स के लिए पैसे उन्होंने दिए उसके बाद से इसमें there was a big drop which was followed by the strike action which resulted in the business downturn. जिसके बाद बिजनेस की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई थी और बिजनेस डाउन होने लग गया। Because of his position and duty in the company, Mr. Edmund sued Mr. Salmon to enforce the security. अब मिस्टर सामन ही वाज इन अ गुड पोजीशन इन द कंपनी। सो जो एडमंड ब्रॉडली थे जिन्होंने डिबेंचर्स के लिए सिक्योरिटी में एडवांस में उन्होंने पेमेंट की थी फॉर द डिबेंचर्स,
वो मिस्टर सालमन को फोर्स कर रहे हैं कि वो इस सिक्योरिटी अमाउंट को एनफोर्स करें। Now, in this case, Mr. Salomon, the company's founder, is protected from personal obligations to the creditors because the company is a separate legal entity from its member. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इंडिविजुअल पर्सन और कंपनी दोनों अलग अलग है या फिर दोनों सेम ही है। तो इस केस में सेपरेट एंटिटी पर जो है, सेपरेट लीगल एंटिटी पर एक बहुत बड़ी जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट ने दी दैट कोई इंडिविजुअल पर्सन और कंपनी दोनों ही अलग अलग लीगल एंटिटीज हैं। वो उनके मेंबर्स हो सकते हैं बट बोथ आर नॉट सेम। द नोशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनहुड एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनीज एक्ट of 1862 was upheld by the court. Thus, the creditors of a bankrupt firm cannot sue the company's shareholders for the payment of outstanding debt. इसमें जो क्रेडिटर्स हैं वो बैंकरप्ट फर्म के शेयर होल्डर्स को सू नहीं कर सकते फॉर द पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग। जो भी डेब्ट्स आउटस्टैंडिंग है वो कंपनी के डेब्ट्स है, वो शेयर होल्डर्स के पर्सनल डेब्ट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, बिकॉज जो भी शेयर होल्डर्स है और कंपनी है ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज है। एक की काम के लिए दूसरा पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है बट लायबल नहीं हो सकता। तो दिस वाज द मेन जजमेंट ऑफ द सैलोमन केस दैट पर्सन, इंडिविजुअल एंड द बिजनेस बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ। Next important case in the business law category is Durga Prasad versus Baldev. Again, a very famous case related to the Indian Contract Act. Durga Prasad, being the plaintiff, requested the district collector to build some outlets in the city. अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने दुर्गा प्रसाद को ये ऑफर दिया कि आप यहाँ पर एक शॉप मार्केट जो है वो बनाओ। Those outlets were rented to the defendant for doing business. अब उन्होंने मार्केट बना दी as per the instruction of the district collector. क्लियर? आउटलेट बनने के बाद भी वहां पे शॉप्स बनी जिसमें डिफेंडेंट की भी एक शॉप थी, रेंट फिक्स हो गया। उसके बाद डिफेंडेंट ऑफर करता है कि जितने भी कमोडिटीज बिजनेस उस शॉप से उन्हें होंगे उसका कुछ परसेंट, दैट इज ये जो 5% है ये उन्हें एज अ कमीशन दिया जाएगा। This consideration was fixed by the defendant towards the plaintiff Durga Prasad. Now, the defendant fails to submit such a commission, therefore the plaintiff filed suit against the defendant. थोड़े टाइम तक तो ये कंसिडरेशन डिफेंडेंट जो है वो देता रहा। आफ्टरवर्ड्स डिफेंडेंट ने पेमेंट करनी बंद कर दी। नाउ प्लेंटिफ ने केस कर दिया डिफेंडेंट पे कि एज पर द अग्रीमेंट तुम्हें अपने सेल का 5% कमीशन मुझे देना था बट ये अभी नहीं दे रहा है। तो इस पूरे सिनेरियो में इशू ये रेज हुआ कि वेदर दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इन दिस सिनेरियो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो मार्केट बिल्ड हुई है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑर्डर पर हुई है एंड जो प्लेंटिव है दैट इज दुर्गा प्रसाद जो ये कमीशन ले रहा है फॉर द सेल, इसके बदले में द कंसिडरेशन इज नथिंग। तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है दैट the lack of a consideration which is necessary to constitute a contract as clearly stated under section 25 clause 3 of the Indian Contract Act that an agreement without consideration is void. अब ये 5% का कमीशन तो दे रहा है बट रिटर्न में क्या मिल रहा है? नथिंग। तो कंसिडरेशन सिर्फ एक साइड से मूव हो रही है। हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यही कहता है ना कि कंसिडरेशन जो दोनों साइड से मूव होने चाहिए, दोनों पार्टीज जो है वो इक्वली लायबल होने चाहिए, पार्टिसिपेट करने चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में। बट यहाँ पर कंसिडरेशन जो है दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 25 क्लॉज 3। और ये जो कमीशन दिया जा रहा है इसे अगर हम अभी के लोकल लैंग्वेज में बोले तो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्राइब और घूस। तो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बिकॉज ये जो मार्केट बनी है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अथॉरिटी से बनी है, उनके ऑर्डर से बनी है। दुर्गा प्रसाद वाज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्टर। तो मार्केट बिल्ड करने के बदले में अगर वो शॉपकीपर से पैसे ले रहा है दैट इज इलीगल, इट इज नॉट अ लेजिटिमेट एक्ट। तो इस इलेजिटिमेट एक्ट के लिए ही कैन नॉट गो टू द कोर्ट और ये लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना ही ये जो कंसिडरेशन है ये एक वैलिड कंसिडरेशन है। सेकेंड पॉइंट इसमें ये भी रेज होती है कि जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कहता है दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, है ना।
हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है that the consideration must move at the desire of the promiser. लेकिन इस सिनेरियो में आप देख सकते हो जो प्रोमिजर है उसके साइड से ये कंसिडरेशन नहीं जा रही, बिकॉज इसमें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑर्डर पर ये मार्केट बनी थी, तो द प्रोमिजर के साइड से ये कंसिडरेशन मूव नहीं हो रही है, ये डिफेंडेंट के साइड से, जो थर्ड पार्टी है उसके साइड से मूव हो रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज नॉट अ वैलिड और लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाती है। पहला, जो कंसिडरेशन है दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। सेकेंडली, जो कंसिडरेशन मूव हो रहा है दैट इज नॉट मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। और ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर एंड नॉट द थर्ड पार्टी। सो दिस इज द जिस्ट ऑफ द केस दैट इस सिनेरियो में क्लियरली कह दिया गया कि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेंटिफ को उसके बदले में कोई भी कंपेंसेशन नहीं दिया गया। Now coming to the next important case in Indian Contract Act, that is the Balfour versus Balfour. Mr. and Mrs. Balfour were living together while he worked as a civil engineer with the government in Sri Lanka. श्रीलंका में मिस्टर एंड मिसेस बेल्फोर दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ काम करते थे। They were husband and wife, clear? Now, both the husband and wife suffered from rheumatic arthritis. दोनों बीमार पड़ गए। Mrs. Balfour was advised by her doctor to stay back in England because of the unfavorable climate condition in Ceylon, यानी कि श्रीलंका। दोनों बीमार पड़ गए, लेकिन डॉक्टर ने मिसेस बेल्फोर को यह एडवाइस दिया कि श्रीलंका की जो वेदर कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, आप वापस इंग्लैंड थोड़े टाइम के लिए चले जाओ। क्लियर? मिस्टर बेल्फोर प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड हर $30 पर मंथ। अब जब वो जा रही थी मिसेस बेल्फोर, तो मिस्टर बेल्फोर ने कहा कि ठीक है आप जाओ, मैं हर महीने $30 आपको जो है पेमेंट पैसे वो देता रहूंगा। However, he failed to keep the promise. But जाने के बाद जब मिसेस बेल्फोर इंग्लैंड चली गई, उसके बाद मिस्टर बेल्फोर पेमेंट नहीं कर पाए। He could not able to keep his promise. इसकी वजह से मिसेस बेल्फोर ने मिस्टर बेल्फोर को शू कर दिया for failure to keep the agreement on terms as promised by him. अब मिसेस बेल्फोर ने ये बोलकर इस मिस्टर बेल्फोर को शू किया कि उसने जो प्रॉमिस किया था दैट इज अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। उन्होंने जो अग्रीमेंट करा था मेरे साथ कि हर मंथ वो मुझे पेमेंट करेंगे एंड ही इज नॉट पेइंग, मतलब वो अपने प्रॉमिस को ब्रेक कर रहे हैं, इसी ग्राउंड पर उन्हें शू किया गया। सो इसमें इशू ये रेज होता है कि वेदर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस बेल्फोर वाज वैलिड। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर ही क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या मिस्टर और मिसेस बेल्फोर के बीच में जो $30 पर मंथ देने की बात हुई थी, ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैलिड है भी या नहीं। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा दैट द प्रॉमिस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट बी डीम्ड एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट, mere promises cannot form a contract। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो इसेंशियल कंडीशंस अगर हम उसमें पढ़ें तो उसमें सबसे पहली चीज ये है कि देयर शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। जब आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, इट मींस आप किसी लीगल रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, एंड देयर शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। सिंपली एक प्रॉमिस करना, वो भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, यहाँ पर दोनों के बीच में किसी टाइप का इंटेंशन नहीं है लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने का, इसलिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो सिंपल चीजों पर नॉर्मल प्रॉमिस होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, ऐसा कहा गया था इस केस में। तो इस केस में यही कहा गया कि जो इसेंशियल कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट का, सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों पर्सन लीगली ऑब्लाइज होने चाहिए, क्योंकि ये एक लीगल ड्यूटी इंपोज करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी भी पर्सन पे, ये मॉरल ड्यूटीज की बात नहीं करता, हम लॉ की बात कर रहे हैं, हम हर चीज लीगल तरीके से कर रहे हैं। तो इस केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी यही कहा गया है कि अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना चाहते हैं तो वो लीगली ही एनफोर्सेबल पॉसिबल है ना। तो जो रिलेशनशिप है यानी जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है वो लीगली एनफोर्सेबल होगा, तभी आप उसे लेकर कोर्ट में जा सकते हो। तो इन दिस सिनेरियो हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो प्रॉमिस थी, यहाँ पर कहीं भी लीगल इंटेंशन जो है वो दिख नहीं रहा, एंड देयर इज नो इंटेंशन बिटवीन द पार्टीज टू
create a legal obligation. It was just a promise. तो इस टाइप के promises जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आते. Now moving on to the next case, the very important case, re South of England Natural Gas and Petroleum Company Limited. In the present case, the shareholders of the company received the copies of the prospectus with a title that clearly stated that it is meant for private circulation only and therefore not to be advertised to the public. कंपनी के शेयर होल्डर्स को प्रोस्पेक्टस की कॉपी मिली जिसमें ये लिखा गया था कि ये प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए है, इसे पब्लिक में फर्दर एडवर्टाइज नहीं किया जाना चाहिए. So this was the condition mentioned in the prospectus. Now, around 3,000 copies of the document in the form of a prospectus were distributed among the members of certain gas company only. अब उसी प्रोस्पेक्टस की 3,000 कॉपीज जो है वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट की गई मेंबर्स को, जो भी गैस कंपनीज के मेंबर्स थे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की गई 3,000 कॉपीज. सब में ये लिखा था कि ये प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए नहीं है, तो प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए है और इसे पब्लिक में फर्दर एडवर्टाइज नहीं किया जाना चाहिए. तो इस केस में ये इश्यू रेज हुआ दैट कैन अ प्रोस्पेक्टस बी शेयर्ड एंड सर्कुलेटेड अमंग द पब्लिक एट लार्ज even if it is specified that it is for private circulation only. आप प्राइवेट कह के 3,000 कॉपीज बांट रहे हो, इतने ज्यादा लोगों को आप अवेयर कर रहे हो, तो क्या ये इसकी क्या वैलिडिटी होगी? अब ये प्राइवेट तो नहीं रह गया. प्राइवेट का मतलब हुआ कि 2-4 लोगों के बीच की बात है. बट अब 3,000 लोगों को जब कोई चीज सर्कुलेट कर रहे हो, पब्लिक एट लार्ज को बता रहे हो और आप कह रहे हो कि ये प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए है, तो इसमें प्रोस्पेक्टस के जो वैलिडिटी है उस पर क्वेश्चन रेज किया गया था. नाउ इस केस में कोर्ट ने ये कहा दैट द प्रोस्पेक्टस इज अ पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स डिस्पाइट द इंडिकेशन दैट इट हैज टू बी प्राइवेट सर्कुलेशन ओनली. अब इस केस में कोर्ट ने क्लियरली ये कह दिया कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है, ये एक पब्लिक ऑफर होता है. तो पब्लिक ऑफर को आप जितना भी प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए लिख दो, रहेगा तो वो पब्लिक ऑफर ही. नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. पहले हम प्रोस्पेक्टस की मीनिंग को समझते हैं जिसे ही इस केस में इंटरप्रेट किया गया. प्रोस्पेक्टस की जो डेफिनेशन है वो हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में बताई गई है. Now, as per the Companies Act of 2030, a prospectus can include information such as advertisement, circular or notice among other legal documents inviting the public for the offering. प्रोस्पेक्टस एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसे एज एन एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर या फिर नोटिस के थ्रू हम यूज कर सकते हैं पब्लिक तक कोई भी ऑफर पहुंचाने के लिए. ऑल्सो द प्रोस्पेक्टस शुड बी इश्यूड ओनली फॉर द परचेज ऑफ अ कंपनी सिक्योरिटी. कंपनी के सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए ही इस प्रोस्पेक्टस को यूज किया जा सकता है. तो बेसिक डेफिनेशन प्रोस्पेक्टस का यही है कि कंपनी के सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए जो सर्कुलर, नोटिस या एडवर्टीजमेंट पब्लिक में इनवाइट करने के लिए जो पब्लिक में शेयर किया जाता है उसे ही प्रोस्पेक्टस कहते हैं. Now, in order for a document to be considered a prospectus, it should act as an invitation for the public to purchase the stock or shares, debentures or other instrument. Also, the prospectus should be issued by the company or an institution on the behalf of the company and made solely for the public. डेफिनेशन में क्लियरली कहा गया है कि प्रोस्पेक्टस वही होता है जो हम यूज करते हैं कंपनी के एडवर्टीजमेंट के लिए. तो एडवर्टीजमेंट प्राइवेट कैसे हो सकता है? ये पब्लिक तक पहुंचाने के लिए एक मोड है. तो प्रोस्पेक्टस एक पब्लिक रीच वाली ही चीज है. तो अगर आप उसमें स्पेसिफिकली लिख दो कि ये प्राइवेट यूज के लिए है, इससे प्रोस्पेक्टस प्राइवेट नहीं हो जाता, ये एक्चुअली में एक पब्लिक ऑफर है. ठीक है, तो इस केस में प्रोस्पेक्टस की इसी डेफिनेशन को जस्ट इंटरप्रेट किया गया और ये बताया गया कि प्रोस्पेक्टस प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए नहीं होता है, ये एक पब्लिक लीगल डॉक्यूमेंट है. Now the next case is Ramsgate Victoria Hotel versus Montfort. Again a very important case in our company law or contract law both. Now see, Mr. Montfort, the defendant, wanted to purchase the shares from the hotel owned by the complainant. Mr. M इस होटल के शेयर्स परचेज करना चाहते थे. ठीक है,
He made an advance deposit to the bank account held by the hotel owner with the intent of implementing the transaction in June. उन्होंने फॉर द इंस्टेंस थोड़ा सा एडवांस पेमेंट कर दिया और फर्दर ट्रांजैक्शन जो था वो जून में कंप्लीट होने वाला था। ठीक है, आफ्टर 6 months, अब जून के बाद के भी 6 महीने क्रॉस हो गए। A letter was received by him of acceptance of the offer from the complainant. अब उस ऑफर के जब पेमेंट के 6 महीने बाद उन्हें होटल की तरफ से एक्सेप्टेंस का लेटर आ रहा है। By that time the share had lost their value. अब 6 महीने के बाद जो उन्होंने डिपॉजिट किया था, जो उन्होंने एडवांस पेमेंट करी थी, वो शेयर अपनी वैल्यू लॉस्ट कर जाती है, वैलिडिटी जो है उसकी खत्म हो जाती है। And the defendant too has lost interest in the business. अब इतने टाइम के बाद जो डिफेंडेंट है मिस्टर एम है, उनका भी इंटरेस्ट लूज हो जाता है इस होटल के शेयर्स को खरीदने के लिए। However, Mr. Montfire declined to continue with the transaction but did not remove his shares. अब जब 6 महीने बाद उन्हें एक्सेप्टेंस का लेटर आ रहा है तो मिस्टर मॉन्टफायर मना कर देते हैं कि वो फर्दर आगे ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने पुराने शेयर्स को रिमूव नहीं करते हैं। Now coming to the issue, a question of the existence of an agreement between the parties was brought before the court along with the specific performance. अब यहाँ पर जो प्लेंटिव है, जो होटल कंपनी है, वो शू कर देती है कि ये जो अग्रीमेंट है उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कि उन्होंने शेयर्स का एडवांस दे रखा है। नाउ ही इज नॉट विलिंग टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीट द अग्रीमेंट। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा that the court ordered the dismissal of the claim of the specific performance of the contract that a great deal of time had passed before the offer was made. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक रीजनेबल टाइम मेंशन होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब आप एंटर कर रहे हो तो इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो वैसे तो टाइम जून तक का मेंशन था, लेकिन उसके बाद 6 महीने पास हो गए। इट इज अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम हो गया। काफी ज्यादा टाइम लैप्स होने के बाद में जो प्रीवियस अग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली रिजाइन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो रीजनेबल टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। तो इस केस में कोर्ट ने यही कहा कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, यानी कि आप अभी उस पर्सन को, मिस्टर एम को शेयर्स लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जो उनका परफॉर्मेंस था, उनके पार्ट परफॉर्मेंस, उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंडर ये रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते कि वो उन प्रीवियस ऑर्डर को, प्रीवियस ऑफर को कंप्लीट करें, बिकॉज जो रीजनेबल टाइम पीरियड था उस ऑफर और एक्सेप्टेंस का वो ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। तो अगर ऑफर का टाइम पीरियड लैप्स हो गया, यानी कि जो प्रीवियस ऑफर था वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो अब एक न्यू ऑफर बनाना पड़ेगा। जब आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, प्रीवियस ऑफर के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को कोर्ट ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया। तो दिस वाज फ्यू केस लॉज रिलेटेड टू द कंपनीज लॉ, कंपनीज लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जो भी हमारे बिजनेस लॉ का पोर्शन है वो। So if you want to study these case laws and more case laws for our CLAT PG purpose, so you must join the Achievers batch on Unacademy, जो कि CLAT PG और दूसरे LLM एग्जाम्स के लिए है। एक फ्रेश बैच is going to start from 6th July. इसमें बहुत एजुकेटेड एजुकेटर्स हैं, क्वालिफाइड एजुकेटर्स हैं जो आपको CLAT PG के प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। मैं प्रियंका सिंह, मैं पढ़ाऊंगी बिजनेस लॉ। मेरी क्लास वीक में 3 डेज होगी, Tuesday, Thursday and Saturday at 9:30 AM. 6 जुलाई से ये क्लासेस 9:30 AM पर होगी। अभी ये क्लास 8 AM चल रही है। फर्दर आप इन क्लासेस को फ्री में भी एक्सेस कर सकते हैं। देयर इज फ्री लाइव स्पेशल क्लासेस जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं एवरी डे, यानी कि मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे एट 9:30 AM. ओके, तो आप इन फ्री लाइव स्पेशल क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने CLAT PG एग्जाम को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को। यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द ऐप या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं एंड यूज दिस कोड PSING10 टू एक्सेस दीज क्लासेस। यहाँ आपको मिलते हैं बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लास, डेली लाइव टेस्ट, structured courses, and you can also get the PDF notes of these lectures. So do enroll for this Achievers batch. Thank you. Bye.